दो भाइयों की एक दुल्हन। यह राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सहारनपुर की सच्ची कहानी। मेरा नाम गौरी है। मैं अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी और मेरा बचपन एक डरावने सपने जैसा था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ एक ऐसा खेल खेला कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बाद भी अपने अतीत को नहीं भूल सकती थी। मेरे माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और मैं अपने ही घर में कैदी बनकर रह जाऊं। इसीलिए मेरी माँ ने मुझे सब लोगों से छुपाकर मेरी बुआ के घर भेज दिया। उनकी भी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए मेरी फूफा और बुआ ने अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर समझा मुझे, पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अब मैं शहर में ही एक कंपनी में जॉब कर रही थी। मैं बहुत कम बोलती थी, मुझे लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था। मैं सुबह को अपनी जॉब के लिए जाती और शाम को घर वापस आ जाती थी। घर वापस आने के बाद मेरी बुआ खाना खिला देती और मेरे लिए चाय बनाती थी। फिर हम दोनों बातें करते रहते और बातें करते करते तब समय निकल जाता, पता ही नहीं चलता था। फिर फूफा के ऑफिस से आने का टाइम हो जाता था। वह जब भी ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आते थे, लेकिन मुझे जब भी अपने अतीत की याद आती है तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती थी। लेकिन बुआ और फूफा की मोहब्बत ने मुझे अपने अतीत को भूलने पर मजबूर कर दिया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी थी। एक दिन हमारी कंपनी में एक नया मैनेजर आया। वह बहुत ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट था। ऑफिस की सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन वह किसी को भी नज़र उठाकर नहीं देखता था। एक दिन मुझे किसी काम से उस मैनेजर के केबिन में जाना पड़ा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा, कौन है, अंदर आ जाइए प्लीज़। मैं घबराकर कहने लगी, सर मेरा नाम गौरी है। आपने मुझे यह फाइल दी थी, लेकिन मुझे इसका पिछला रिकॉर्ड समझ नहीं आ रहा। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। वह फाइल देखकर मुझे काम समझाने लगे और मैं उनको देखने लगी। मेरी नज़रें उनके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। वह सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। इतनी देर में उन्होंने ही चुटकी बजाकर मुझसे कहा, लो गौरी, आप किसके ख्यालों में गुम हो गई हैं? मैं अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और उनसे कहने लगी, जी सर, मुझे सब कुछ समझ आ गया। आप फिक्र ना करें, मैं सारा काम कंप्लीट कर दूंगी। मेरा दिल तो उस दिन से ही मैनेजर राघव की मोहब्बत में डूब गया, पर जैसे ही मुझे अपने अतीत की याद आती मैं डर जाती थी। मैं अपनी बुआ से अपनी हर बात शेयर करती थी। उनके अलावा मेरा कोई और नहीं था, इसीलिए वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो वह मुझे समझाने लगी, अब तुम्हारी ज़िंदगी यही है, तुम अपने अतीत को भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे कदम डगमगाने लगते थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह दिन गुजर गए थे। राघव जब मुझ पर बहुत भरोसा करने लगे थे, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती थी, वह कंपनी की हर बात मेरे साथ शेयर करने लगे थे। और हाँ, एक दिन मैं उनके केबिन की तरफ जा रही थी। मैंने उन्हें देखकर दंग रह गई। वह शायद कुछ सोच रहे थे और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। उनको देखकर मेरी नज़र उन पर ही ठहर गई और मैं भी मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि काश जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो, जो मेरे दिल में है वही इनके दिल में भी हो। मैं वहाँ खड़ी खड़ी खुद से ही बातें कर रही थी और आज बुआ के यहाँ कुछ मेहमान आ रहे थे। फूफा ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था, इस वजह से मैं भी ऑफिस से जल्दी घर आ गई थी। मैंने आकर देखा तो मेरा मोबाइल नहीं था। बुआ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? मैंने उन्हें बताया कि मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा, तो वह मुझसे कहने लगी कि तुम कॉल करके देख लो। मैंने घर के नंबर से कॉल की तो मेरा फ़ोन किसी ने उठाया। आवाज़ सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा, सर आप? राघव ने बताया कि मैं अपना मोबाइल जल्दी से उनके केबिन में ही छोड़ गई थी।
वह कहने लगी कि मैं तुम्हारा मोबाइल अपने पास रख लिया है, तुम कल ऑफिस आओ तो ले लेना। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू। वह कहने लगे कि इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। अगले दिन जब मैं ऑफिस में अपना मोबाइल लेने सर के केबिन में चली गई, उन्होंने मेरे हाथ में मोबाइल के साथ साथ एक लेटर भी दिया। मैं यह देखकर घबरा गई और बिना कुछ कहे जल्दी से उनके केबिन से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मैं अपने काम में लग गई और सोचने लगी कि पता नहीं इस लेटर में क्या है जो उन्होंने मुझे दिया है। जैसे तैसे शाम हुई और जब मैं ऑफिस से घर आई तो मैंने कमरे में आकर वह लेटर पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद तो मेरे पसीने छूटने लगे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। लेटर में तो राघव ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। एक तरफ मुझे खुशी हो रही थी कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा था, राघव भी मुझे पसंद करते थे, और दूसरी तरफ मुझे अपने अतीत का डर भी था। इतनी देर में बुआ वहाँ आ गई। उन्होंने मेरे चेहरे पर परेशानी देख ली। वह मुझसे पूछने लगी, गौरी क्या हुआ, तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। मैंने उन्हें बताया कि राघव ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। तो वह हंसने लगी और कहने लगी कि इतनी सी बात है तो तुम घबरा क्यों रही हो। मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, आपको तो पता है कि मैं शादी कैसे। उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी और कहने लगी, भगवान ने तुम्हारी किस्मत खोल दी है। इतने अच्छे लड़के का रिश्ता तुम्हारे पास आया है और तुम इनकार कर रही हो। मैं तुम्हारे फूफा से बात करूंगी, वह ज़रूर इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ तो मैं खुद इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि राघव भी मुझे पसंद करता हो, और अब जब सब कुछ मेरी सोच के अनुसार हो रहा था तो मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। कुछ दिनों बाद राघव मेरा हाथ मांगने मेरे घर पर आए। उन्होंने खुद फूफा से हमारी शादी की बात कहने लगे कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे खुद अपनी शादी की बात करने आना पड़ा, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे माता पिता यहाँ नहीं रहते। बुआ और फूफा को तो राघव इतना पसंद आया कि उन्होंने फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन मेरे दिल में अभी कहीं ना कहीं एक दर्द छुपा हुआ था, जिस वजह से मैंने शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन फूफा और बुआ ने मेरी कोई बात नहीं मानी और मुझे समझाकर इस रिश्ते के लिए तैयार कर दिया। जब घर में शादी की शहनाइयाँ बज रही थी, लेकिन मेरा दिल कांप रहा था। मैं सोच रही थी कि कहीं मेरा अतीत राघव के सामने आ गया तो। खैर, मैं भी शादी की चहल पहल में खो गई और अपनी मोहब्बत को अपनी किस्मत में लिखा देखकर सब कुछ भूल गई। यादों की मोहब्बत ने मेरे अतीत को भुला दिया। हमारी शादी की तारीख तय हो गई। मेरी और राघव की इस तरह अचानक शादी हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। देखते ही देखते मेरा शादी का दिन आ गया और मैं दुल्हन बनकर राघव के साथ उसके घर पर आ गई। यहाँ सब कुछ मेरे सपने जैसा था। इतने बड़े घर में मैं अकेली मालकिन थी। घर की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर थी। अब मुझे राघव के घर को संभालना था। राघव भी मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। शादी की रात ही मैंने राघव से एक वादा लिया था और राघव ने भी अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ ही आखिरी हद तक इस वादे को निभाया। मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी मोड़ आएगा कि राघव और मेरी मोहब्बत कमज़ोर पड़ जाएगी। राघव और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन जब हम खाना खा रहे थे तो राघव ने मुझसे कहा, गौरी, कंपनी की तरफ से मुझे 2 महीने की छुट्टी मिली है, हम कहीं घूमने चलते हैं। बताओ तुम कहाँ जाना पसंद करोगी। यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने कहा, राघव आप सच कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, तो ठीक है, फिर हम आपके माता पिता के पास चलते हैं। मैं आज तक उनसे नहीं मिली। यह बात सुनकर राघव बहुत ज़्यादा खुश हुए। कहने लगे कि तुमने मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने मुझे बताया कि वह गांव में रहते हैं और बहुत अच्छे हैं। मुझे पढ़ने के लिए बहुत शौक़ था, इसीलिए उन्होंने बचपन में ही मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। मुझे भी बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, लेकिन मेरी उनसे फ़ोन पर बात होती रहती है। हमारी शादी के बारे में भी मैंने उन्हें
फ़ोन पर ही बताया था और यह सुनकर वह बहुत खुश हुए थे और अब हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी और राघव ने ट्रेन की टिकट कटवा ली। अगले दिन जब मैं उठी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि यह टिकट है, राघव सर ने भेजी है। मैंने उससे टिकट ली और अंदर आ गई। जब मैंने वह टिकट देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी। इतनी देर में तो राघव घर आ गए। वह मुझे देखकर बोले कि गौरी कहाँ गुम हो गई, सब ठीक तो है? मैंने उनसे कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए उनसे बोली, हम कुछ दिनों बाद नहीं चल सकते? अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। राघव मेरे लिए परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि चलो हम डॉक्टर के चलते हैं। मैंने कहा कि नहीं, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊंगी। राघव ने मेरे लिए चाय बनाई और मुझे दवाई दी। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। मैं सोच में पड़ गई थी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। मैंने भुआ का नंबर लगाया तो भुआ का नंबर नहीं लग रहा था। अब मैं सोच रही थी कि मैं राघव को कैसे मना करूंगी। आखिर मैंने ही उसे कहा था कि हम तुम्हारे माता पिता से मिलने चलते हैं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ नहीं हो सकता है यह सब मेरा वहम हो। मैंने जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी। राघव बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन मेरा दिल दूसरे रास्ते परेशान रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं राघव को कैसे बताऊं। ट्रेन का यह सफ़र मुझे जिस मंजिल तक ले जाएगा मुझे नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी कि यह सफ़र कहाँ ख़त्म होगा। जैसे ही ट्रेन रुकी और हम ट्रेन से नीचे उतरे, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे चक्कर आने लगे। राघव ने मुझे संभाला और वही स्टेशन पर ही बैठा दिया। उसने मुझसे जूस पिलाया और कहने लगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और कुछ दिन रुक जाना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती है। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से कुछ खुद को समझाया। मैं और राघव स्टेशन से गांव की तरफ चले। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो जैसे मेरे कदम आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। जैसे तैसे हम राघव के घर की तरफ जा रहे थे। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। हम जैसे ही राघव के घर के दरवाजे पर पहुँचे, डर की वजह से मेरे पसीने छूटने लगे। पता नहीं मेरी किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक बूढ़ा आदमी था। वह राघव के पिता थे। मैंने जल्दी से अपना चेहरा कवर कर लिया और खांसने का नाटक करने लगी। राघव ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ नहीं, असल में मुझे बचपन से ही धूल मिट्टी से एलर्जी है और यहाँ गांव में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मुझे यहाँ अपना फेस कवर करके रखना पड़ेगा। राघव बोले, चलो ठीक है, अंदर आओ। राघव अपने पिता से मिलकर बहुत खुश थे। उन्होंने उसे गले लगाया और प्यार करने लगे। अंदर एक बूढ़ी औरत थी जो राघव की माँ थी। उनको देखकर भी मैं दंग रह गई। मैंने अपना फेस और अच्छे से ढक लिया। राघव ने सबको मेरी एलर्जी के बारे में बता दिया। राघव की बहन मुझे घूर घूर कर देख रही थी और मुझसे अजीब तरीके से कहने लगी कि लगता है भाभी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से वह हमें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। इस बात पर सब लोग हंसने लगे। फिर वह कहने लगी, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर हम सब लोगों ने मिलकर साथ में खाना खाया। राघव भी सालों के बाद अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन मैं घबराई हुई और सहमी हुई बैठी थी। खाने की टेबल पर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में ही राघव ने पूछा, राज कहाँ है? जब से आया हूँ वह नज़र नहीं आ रहा। यह सुनकर मुझे सदमा लगा और मेरे हाथ से खाने की प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। मुझे देखते ही राघव की बहन बोली, लगता है भाभी अपने देवर का नाम सुनकर चौंक गई। राघव की माँ कहने लगी, बस भी करो रिया, जब से तुम्हारी भाभी आई है तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो। वह कहने लगी कि माँ मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी।
राघव के पिता ने बताया कि राज कुछ काम से गांव के बाहर गया है, उसकी भी शादी हो गई है, कुछ दिन में वह वापस आ जाएगा। अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर गया है ताकि उसकी भी थोड़ी देर सैर हो जाए। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और अपने चेहरे से अपना मास्क हटा लिया। अपने आप को आईने में देखने लगी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इतनी देर में ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जल्दी से अपना मास्क लगा लिया। दरवाजे पर राघव थे। वह मुझे अपने घर वालों के बारे में बताने लगे। अपने घर वालों से मिलकर वह मुझे बहुत खुश लग रहे थे। पता नहीं मेरी किस्मत में आगे क्या लिखा था। मैं उनको कुछ बता भी नहीं सकती क्योंकि मैं राघव को खोने से डरती थी। मैं सोच रही थी कि राघव सब जानने के बाद कहीं मुझे छोड़ ना दे। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहने लगी थी और सबको खासकर दिखाती थी ताकि कोई मेरा चेहरा देखने की जिद ना करे। राज भी आज वापस आने वाला था। यही सोच सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। मैं सदमे में थी। मैं अपने डरावने अतीत के बारे में सोच रही थी। मैं दिल ही दिल में उलझन में पड़ रही थी। लेकिन जब से मैं इस घर में आई थी मुझे मेरी ननद का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। वह हमेशा ही मुझसे कुछ ना कुछ पूछती रहती थी और फिर मजाक का बहाना बना देती। जब राज के आने का समय हुआ तो मैं बुखार का बहाना बनाकर अपने कमरे में कंबल ओढ़कर लेट गई। सब लोग बहुत खुश थे। राज और उसकी पत्नी घर आ गए थे। वह सबसे मिले। राघव ने उसे मेरे बारे में बताया और उसकी पत्नी मेरे कमरे में आई। लेकिन मैं कंबल ओढ़ लेटी हुई थी और सोने का नाटक करने लगी। राघव ने कहा, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कहीं मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाऊंगा। राज ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भाभी को आराम करने दें, हम भाभी से बाद में मिलेंगे। जैसे तैसे मैं अपना चेहरे पर मास्क लगाकर यहाँ रह रही थी। लेकिन राग के सामने आने से मुझे पता नहीं क्यों डर लगता था। जब वह घर में नहीं होता था तो अब मैं अपना फेस कवर करके सब घर वालों के साथ रहती थी। लेकिन राज के आने के पहले ही मैं अपने कमरे में चली जाती। एक रोज़ मैं अपने कमरे में बैठी अपनी ज़िंदगी के खतरनाक अतीत के बारे में सोच रही थी और दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि राज की बीवी कितनी खूबसूरत है और आदत भी बहुत अच्छी है। अचानक मेरी ननद मेरे कमरे में आ गई। मैंने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया और कहा सने का नाटक करने लगी। वह कहने लगी कि आपको डर है, राज भाई की पत्नी आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए आप अपना चेहरा नहीं दिखाती। पता नहीं वह मुझसे इस तरह की बातें करती थी। मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ दिन में मेरी दवाई का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और मेरी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं अपना फेस कवर करना बंद कर दूंगी। फ़िलहाल तो मैंने उसे यह बात कहकर टाल दिया था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया था। मैं सोच रही थी कि मेरी सच्चाई उसे पता नहीं चल गई। इतने में राघव आ गए और मुझसे पूछने लगे, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा कि अब ठीक है, बस कुछ दिन की बात है, फिर मेरी एलर्जी ठीक हो जाएगी। वह मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसीलिए मेरी हर बात आंख बंद करके मान लिया करते थे। एक दिन राघव मुझसे कहने लगे, राज मुझसे शिकायत कर रहा था, कह रहा था कि तुम बहुत अजीब हो, अपनी पत्नी को अपने भाई से अभी तक नहीं मिलवाया। उनकी यह बात सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। मैंने बुआ का नंबर लगाया, लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे अतीत का यूं अचानक मेरे सामने आ जाना किस्मत का कौन सा खेल था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मैं घर वालों से भी छुपकर रह रही थी और राज के सामने आने का सोच कर तो मैं भाग जाती थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता था। तब क्या हो जाएगा नहीं जानती थी। पता नहीं किस्मत ने मुझे क्यों फिर यहाँ लाकर इस घर में खदेड़ कर दिया है। और दूसरी तरफ मेरी ननद रिया मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मुझसे अजीबो-गरीबो सवाल करती रहती। वह मेरी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी या फिर मेरे बारे में सब कुछ बताना चाहती थी सबको, या जानबूझकर वह मुझे परेशान करती थी। एक दिन राज ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मुझसे कहने लगा कि भाभी मैं अंदर आ जाऊं?
मैं एकदम घबरा गई, सोचने लगी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे पसीने आने लगे। मैं जल्दी से पीछे के दरवाजे से बाहर आ गई। मैंने राघव से फ़ोन करके कहा कि मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। आज तो जैसे तैसे मैंने खुद को बचा लिया था, अब मुझे कैसे भी करके इस घर से दूर जाना था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अतीत मेरी आने वाली ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है। अब मैं गुमसुम और चुपचाप रहने लगी थी। मैं राघव से कहती थी कि प्लीज़ यहाँ से वापस चले, यह मेरा दम घुटने लगा है, यहाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, मेरा दिल नहीं लगता यहाँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। राघव ने यह देखकर कहा, घबराते हुए कहा, सालों बाद कैसे मैं अपने होश खो बैठी थी। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रही थी। एक दिन अचानक मेरे सामने राज आ गए। मुझे देखते ही घूरने लगा, लेकिन मैंने अपना फेस कवर कर लिया था। कुछ देर तो वह मुझे ऐसे ही घूर कर देखते रहे। फिर उसने मेरी तबीयत का पूछा। मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया, तो वह भी वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और राघव को बिना कुछ बताए वहाँ से जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुँची तो मेरी ननद ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर धकेल दिया। मैं नज़रें और सर झुकाए खड़ी थी। घर के बाकी लोग भी वहीं पर थे। ऐसा लग रहा था कि मैं एक मुजरिम हूँ। रिया कहने लगी, मेरे दोनों भाइयों की एक ही दुल्हन, इसकी क्या वजह थी? यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं भी चीख पड़ी और कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह झूठ बोल रही हैं। राघव ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं रोने लगी थी। मैं किस्मत के हाथों मजबूर थी, क्योंकि अब मेरा सच सबके सामने आने वाला था। राघव ने कहा, यह क्या कह रही है? आखिर सच क्या है? उसकी बात का क्या मतलब है? मैं सिसकियों के साथ रोने लगी और कहने लगी। मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। मैं राज की तरफ देखने लगी। मैं सोच रही थी कि राज मेरी सफाई में सब कुछ सच बताएगा, लेकिन उसकी नज़र मुझे देखकर झुक गई। मैं समझ गई, क्योंकि उसका झुका सर और झुकी हुई नज़रें इस बात को बयां कर रही थी कि मेरा ही कसूर है। मैंने उससे कहा कि मैं इन सब की अकेली जिम्मेदार नहीं हूँ। यह लोग भी मेरे अतीत में हैं, जो कुछ हुआ मेरे साथ उसके जिम्मेदार हैं। वह कहने लगा कि तुम्हारा क्या मतलब है? यह सब क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं, आप देख लीजिए, तुम्हारा क्या मतलब है? ये सब क्या कह रहे हैं? आखिर यह सब कुछ चल क्या रहा है? कोई मुझे सच बताएगा? वह एकदम गुस्से से चीख पड़ा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और सबके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज़ आप मेरी शादी को बचा लो। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी है कि मैंने अपने अतीत को भूलकर आगे की ज़िंदगी में कदम रखा और राघव से शादी कर ली। मुझे रोता बिलखता हुआ देखकर मेरी सास को मेरे ऊपर तरस आ गया। वह मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर दिलासा देने लगी। और राघव जब मेरा सारा सच बताने लगी तो कहने लगी कि यह लड़की सच कह रही है। सालों पहले जब मैं तुम्हें शहर भेजा था, इस गांव में एक अजीब सा दस्तूर था। माता पिता अपने बच्चों की बचपन में ही शादियां करा देते थे। खास करके लड़कियों के माता पिता अपने सर के बोझ को कम करने के लिए अपनी बेटी की शादी बचपन में ही कर देते थे। इस लड़की की और राज की बचपन में ही शादी कर दी गई थी, लेकिन जब बच्चे जवान होते थे तो वह बचपन की शादी को मानने से इनकार कर दिया करते थे। अगर उनके माता पिता उनसे जोड़ो ज़बरदस्ती करते तो वह तंग आकर घर छोड़कर चले जाते थे या फिर अपनी पत्नी को तलाक दे देते थे। वह बताने लगी कि इसी तरह राज और गौरी के साथ भी किस्मत ने यही खेल खेला। इनका भी बचपन बर्बाद हो गया, लेकिन राज ने घर से भागकर अपनी पसंद की शादी कर ली और यह बेचारी किस्मत की मारी राज का इंतज़ार करती रही। गांव वालों ने इसको ताने दे देकर इसका जीना हराम कर दिया था। यहाँ तक इसके खुद के घर वालों ने और रिश्तेदारों ने भी इसका साथ नहीं दिया और यह यहाँ हमारे घर आ गई, लेकिन हमने यहाँ भी इसको चैन से नहीं जीने दिया
और कुछ दिन बाद राज ने भी इसको बुला दिया और कहने लगा कि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है और हमने इस लड़की को यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। यह बेचारी दर दर की ठोकरें खाती रही। मैंने राघव को आगे का सच बताया कि उसके बाद मेरी माँ ने मुझे बुआ के पास शहर भेज दिया और मुझे अपनी कसम दी कि मैं अपने अतीत को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी और कभी भी सच को किसी के सामने नहीं बताऊंगी। राघव कहने लगा, कितना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया। यह सब लोग तुम्हारे गुनाहगार हैं, लेकिन तुम मेरी गुनहगार हो। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी और तुमने मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा, और तो और मेरे भाई की पहली पत्नी हो। यह सब कुछ जानकर तुम कैसे मेरे साथ रह सकती थी? तुमने अपने अपने साथ साथ मुझे भी इस पाप का भागीदार बना लिया। जब तुम्हारी पहले ही शादी हो गई थी तो तुम मुझसे कैसी शादी कर सकती थी? यह सुनकर मैंने राज की तरफ देखा तो वह सोचने लगा और बहुत घबराया। मेरे और राज के अलावा रिया भी सारा सच जानती थी। मैंने रिया को घूर कर देखा। इतनी देर में राज की पत्नी ने उसे ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहने लगी कि यह सब क्या चल रहा है? तुमने मुझे धोखा दिया। धोखे से मेरे साथ तुमने शादी की है। अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। रिया रोने लगी और कहने लगी कि आप सब लोग मुझे माफ़ कर दें। सारी गलती मेरी है। मैंने शुरू से ही भाभी का चेहरा देख लिया था और उसको पहचान लिया था। मैं उनका सच घर वालों के सामने लाकर उससे बदला लेना चाहती थी। मैं रिया को देखने लगी और सोचने लगी, क्या पता नहीं यह कौन सा सच बताने वाली है। वह कहने लगी कि रिया, गौरी का भाई और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन राज और रिया गौरी की शादी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इन दोनों की वजह से हमारी भी शादी नहीं हो सकी। उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं इससे बदला लेकर रहूँगी। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मेरे दिल में सालों पुरानी नफ़रत जाग गई और मैंने सोच लिया कि इससे बदला लेकर रहूँगी, लेकिन मेरी एक इस गलती से बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दें। वह राज पर चिल्लाने लगी और कहने लगी, राज सच बताओ, तुम्हारी और राघव की नहीं तो इन दोनों मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुमने आज सब कुछ सच नहीं बताया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरी नज़र राज पर जमी हुई थी। उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। राज की पत्नी भी उसको पकड़कर जोर दे रही थी। इतनी देर में मैं चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मुझे डॉक्टर की आवाज़ आई। वह सबको बता रही थी कि आप सभी इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, यह प्रेग्नेंट है। मेरी आँख खुल गई और यह सुनकर तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। लगा कि रिया और राघव की माँ मुझे संभालने लगी। राघव भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कयामत टूट पड़ी हो। एक ही लड़की दो भाइयों की पत्नी कैसे हो सकती है? राघव मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे आगे का सच क्या है? तभी रिया कहने लगी, राघव भाई, राज गुनहगार है। इसने ही इसके साथ यह सब कुछ किया है और अब मैं चुपचाप खड़ा है। राघव ने गुस्से में राज को जोर से थप्पड़ मारा। राज जमीन पर गिर गया और राघव के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं ही गौरी का गुनहगार हूँ। उसने बताया कि सालों पहले जब मैं अपनी दूसरी शादी करने का सोचा था, उसी समय मैंने इसको डिवोर्स पेपर भिजवा दिए थे। अब यह मेरी पत्नी नहीं है, यह आपकी पत्नी है और यह बच्चा भी आपका ही है। बस किस्मत में हमारे साथ यह खेल खेला है। मुझे और गौरी को इस पाप से बचा लिया। राज ने मुझसे भी मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और उसके माता पिता ने भी अपनी गलती का एहसास करके मुझसे माफ़ी मांगी। मैं घबराकर रो रही थी। राघव के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग गई थी। वह भी जान चुका था कि सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो सिर्फ अपनी माँ की कसम की खातिर सब कुछ छुपाया था। मेरा और राज के बीच में कुछ अब कोई भी रिश्ता नहीं था। सालों पहले ही मेरी और राज की डिवोर्स हो चुकी थी। मैंने भी
सबको माफ़ करके अपना दिल साफ कर लिया था। राज ने अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगी और उससे भी उसे माफ़ कर दिया। अब हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ महीनों बाद ही हम सब लोग शहर आ गए। अब हम सब लोग हंसी खुशी रहने लगे थे। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था और राज के घर में भी एक बेटा पैदा हुआ था। राघव के माता पिता को अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा और एहसास था, इसीलिए उन्होंने सोचा था कि वह अपने पोते पोती को पढ़ा लिखा कर गाँव के रीति रिवाज से दूर रखेंगे और हो सके तो गांव के इस रीति रिवाज को ख़त्म कर देंगे ताकि आने वाले बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो सके। ऐसा ही हुआ। राघव ने अपने गांव जाकर सबको समझाया, बहुत समझाया और इस रीति रिवाज को ख़त्म कर दिया और आने वाली नस्ल की ज़िंदगी को तबाह होने से बचा लिया। गांव वालों की सोच बदलकर उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा। जब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हमने अपने बेटी को देश से बाहर भेज दिया। पुराने और दरकियां सुनी थी रिवाज की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं। हम अपना अतीत कितना ही भूलना चाहे, एक दिन वो हमारे सामने आ ही जाता है, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।